हम सब बैटमैन और उसकी कहानी से परिचित हैं। बैटमैन जिस शहर में रहते हुए जुर्म से लड़ता है उस शहर का नाम गॉथम है। साल 2008 में आई क्रिस्टोफर नोलन की एक शानदार फिल्म द डार्क नाइट शहर में जोकर नाम के एक विलेन से बैटमैन की लड़ाई की एक अद्भुत कहानी है। लेकिन एक विरोधाभास भी साफ दिखाई देता है। बैटमैन दरअसल एक झूठा जीवन जीता है जिसमें वो दुनिया के सामने ब्रूस वेन। जोकर जब बैटमैन की तलाश में लोगों को मारने लगता है तो गॉथम का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट दुनिया के सामने ये झूठ बोल देता है कि वही बैटमैन है ताकि जोकर उसे मारने आए और पकड़ा जाए। फिल्म में गॉथम के दो हीरो बैटमैन और हार्वी डेंट शहर को जोकर से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विलेन जोकर हमेशा आपको अपने मास्क में ही नजर आता है। जोकर जो निजी जीवन में है वही सार्वजनिक जीवन में। जोकर किसी झूठ को जी नहीं रहा है। इसे आप गॉथम का विरोधाभास या दुर्भाग्य कह सकते हैं, जहां हीरो को सच को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है और चाहे कितना भी भयानक सही, लेकिन विलेन हमेशा सच बोल रहा है ताकि अपनी अपराध की सत्ता कायम कर सके। इस तरह के विरोधाभास हमें कई जगह दिखाई देते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया ही एक ऐसी दुनिया है जहां झूठ और सच का सीधा सीधा फैसला सबूतों के आधार पर होता है। साइंस में सिर्फ ईमानदारी ही चल सकती है और यही बात साइंस को सीधे सीधे मानवता से जोड़ती है। विज्ञान कथा की ये कड़ी फिर से एक कोशिश है उस कहानी को सुनाने की जिसने हमें सच और झूठ के बीच का अंतर ठीक से समझाया है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साल 1895 में जर्मनी में रहने वाला 15 साल का एक लड़का बहुत परेशान था। एक तो उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, ऊपर से स्कूल प्रिंसिपल ने उसके पिता को चिट्ठी भेज दी थी कि आपका बेटा क्लासरूम में न खुद पढ़ता है न दूसरे बच्चों को पढ़ने देता है। ये वो साल था जब उसके माता पिता जर्मनी छोड़ मिलान इटली में बसने की तैयारी कर रहे थे, जहां उसके पिता की डायनेमो नाम की मशीन बनाने की फैक्ट्री थी जो कोयले से बिजली बनाती थी। 19वीं सदी का अंत हो रहा था। यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति पर सवार होकर विज्ञान का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनने के लिए कर रहा था, लेकिन उस लड़के का मन कहीं और लगा था। उसके दिमाग में सवाल कौंध रहे थे कि दुनिया कैसी दिखेगी अगर वो एक तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली लाइट की बीम पर सवार हो जाए। लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो न्यूटन के मोशन के लॉज के हिसाब से क्यों नहीं चलती, जबकि बाकी की चीज़ों पर ये लॉ ठीक ठीक साबित होता है। मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज और न्यूटन के मोशन लॉज एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठाते हैं। ऐसा क्यों? उस वक्त पूरे विज्ञान के जगत में ये सवाल पूछे जा रहे थे और ठीक यही सवाल 15 साल का ये लड़का बार बार खुद से पूछ रहा था। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने एक जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांट को पढ़ लिया था, जिसने उस वक्त की मौजूद सारे फिलॉसफी के विचारों को एक सिस्टम में पिरोया था। ये लड़का भी विज्ञान में कुछ ऐसा ही करने वाला था। इस लड़के का नाम था
एल्बर्ट आइंस्टाइन। सिर्फ 12 साल की उम्र में एल्बर्ट के अंकल जेकब ने जब उसे यूक्लिड की मैथ्स की किताब दी तो नन्हे आइंस्टाइन के दिमाग में मैथमेटिक्स ने अपना घर कर लिया। मैथ्स की दुनिया ने आइंस्टाइन के लिए अभूतपूर्व संसार के दरवाजे खोल दिए। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर आइंस्टाइन को आगे की पढ़ाई के लिए ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भेजा गया, जहां उसने फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई जमकर की। लेकिन यहां भी जर्मनी के स्कूल्स की तरह आइंस्टाइन के कॉलेज के प्रोफेसर उसके बर्ताव से परेशान रहते। वो अक्सर क्लासेस से गायब रहता और अपने असाइनमेंट्स कभी वक्त पर पूरा नहीं करता। हालत यह थी कि उसे छोड़कर उसके क्लास के सारे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन पूरा करने पर नौकरी की रिकमेंडेशन मिल गई। यहाँ तक कि उसके एक टीचर ने उसे आलसी टट्टू तक कह दिया। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन आलसी नहीं था। उसका दिमाग वो परिश्रम कर रहा था जो उसके पहले मानव जाति में किसी ने नहीं किया, और उसके परिश्रम का नतीजा उस जवाब में निकला जो वो काफ़ी सालों से खुद से पूछ रहा था। सिर्फ 26 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में विज्ञान के इतिहास का सबसे खूबसूरत इक्वेशन दुनिया को दिया, E = mc²। ये साल आइंस्टाइन के जीवन का चमत्कारिक साल कहा जाता है। लेकिन यहां जरा रुकिए, जूते के फीते कस कर बांधिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। हमें वक्त में 400 साल पीछे तेज दौड़ लगानी है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ते हुए आइंस्टाइन ने कैसे अपने तेज दिमाग से सिर्फ कल्पनाओं के जरिए यूनिवर्स की ऐसी शानदार तस्वीर पेश की जिससे उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। साल 1600 शुरू करने के लिए शायद सबसे ठीक है। ये वो साल था जब जियोडानो ब्रूनो को रोम में सिर्फ ये कहने के लिए जिंदा जला दिया गया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। हालांकि इस विचार की सुगबुगाहट ब्रूनो के पहले से थी। निकोलस कोपरनिकस नाम के एक पोलिश वैज्ञानिक ने इस विचार को संपादित करते हुए 1543 में अपनी बुक प्रकाशित की थी। लेकिन ज्यादातर क्रिश्चियन दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कोपरनिकस की ये थ्योरी न सिर्फ बाइबल बल्कि एरिस्टोटल के भी ठीक उलट थी। साल 1600 के उसी साल जब ब्रूनो को वैज्ञानिक विचार फैलाने के लिए जिंदा जलाया गया, क्वीन एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने चुंबकत्व मैग्नेटिज्म पर अपनी बुक प्रकाशित की जिसका नाम था अबाउट मैग्नेट्स। इस बुक से गिलबर्ट ने वो रास्ता तैयार किया जिस पर उसके 300 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन चलकर विज्ञान की दुनिया में कमाल करने वाला था। गिलबर्ट ने ही चकमक चिंगारियां निकलने वाली अजीबोगरीब घटना का अध्ययन कर उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा। 18वीं सदी आते तक हॉलैंड के पीटर वॉन मुशेनब्रॉक ने गिलबर्ट के इस विचार को आगे बढ़ाते हुए लेडन जार नाम के यंत्र का आविष्कार कर लिया जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की चिंगारियां निकालता। अमेरिका के बेन फ्रैंकलिन ने भी ये खोज निकाला कि बादलों के स्टैटिक चार्ज के कारण आसमान में बिजली चमकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण लेडन जार में चिंगारी। फ्रैंकलिन की ये खोज दरअसल ये साबित करती थी कि आसमान और धरती के नियम एक हैं। बेन फ्रैंकलिन जब 1724 में अपने शहर फिलाडेल्फिया से लंदन पहुंचा तो उसने पाया
कि वहां के लोग एक वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं जिसकी खोजों से ये साबित होता है कि नेचर ऐसे नियमों का पालन करती है जिसे आम इंसान भी समझ सकता है। उस वैज्ञानिक का नाम था आइजैक न्यूटन। ब्रिटेन की आम जनता के लिए आइजैक न्यूटन एक सुपरस्टार था। साल 1666 तक उसने कैलकुलस के इजाद के साथ मोशन के 3 लॉ भी प्रतिपादित कर दिए थे और प्रिज्म से लाइट को गुजार कर रिफ्रैक्शन के जरिए लाइट के अलग अलग कलर्स भी बता दिए थे। ये वही साल था जब उसके सर पर सेब गिरा था और पूरी दुनिया आज इसे आइजैक न्यूटन का एनुस मिराबिलिस यानी चमत्कारिक साल मानती है। 1666 के बाद 1905 को भी दुनिया एनुस मिराबिलिस चमत्कारिक साल कहने वाली थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए। 19वीं सदी के शुरुआत में एंशियंट ग्रीस के डेमोक्रिटस के आइडिया पर काम करते हुए जॉन डाल्टन ने पार्टिकल का सिद्धांत सामने रखा और उसे नाम दिया एटम्स, जिसका मतलब होता है जिन्हें काटा नहीं जा सकता। अभी डाल्टन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसे पता करने का रास्ता भी इतना कठिन था कि आइंस्टाइन जब छोटा था तब भी वैज्ञानिक दुनिया इस बात पे विभाजित थी कि क्या सचमुच एटम्स होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि चूंकि एटम्स को देखा ही नहीं जा सकता तो शायद वो होते ही नहीं हैं। विज्ञान का रास्ता सीढ़ियों की तरह होता है, जहां पिछले ज्ञान की सीढ़ी चढ़कर नए ज्ञान की तलाश होती है। हम भी लगातार सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ताकि ये जान सकें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। ऐसी ही सीढ़ी विज्ञान के जगत ने चढ़ी जब माइकल फैराडे ने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच संबंध स्थापित करते हुए फील्ड्स का विचार सामने रखा। फील्ड्स के इस आइडिया की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का, जिसने 1857 में फैराडे को चिट्ठी लिखी जिसमें उसने कहा कि आपका ये फील्ड्स का आइडिया यूनिवर्स में एक जाल जैसा बनाता है। मैक्सवेल की लिखी ये बात आइंस्टाइन के मन को नए विचार से भरने वाली थी। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को एक एक्शन कहा था, लेकिन ग्रेविटी के पीछे के कारण को वो समझा नहीं पाया था। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के अनुसार लाइट की स्पीड की कोई सीमा नहीं है, वो सिर्फ उस पर लगने वाली फोर्स पर निर्भर करती है। लेकिन मैक्सवेल को लगा कि शायद ये ठीक नहीं है और लाइट की एक कांस्टेंट स्पीड है। उसने खुद से ये भी पूछा कि क्या मैग्नेटिज्म चुंबकत्व की भी कोई स्पीड है जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से है। इन सवालों के जवाब पाने उसने 4 मैथमेटिकल इक्वेशंस दिए जो ये साबित करते थे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक प्रकार है जो तरंगों वेव्स के रूप में उस फील्ड में यात्रा करती है जो वो खुद बनाते चली जाती है। उसने इस निष्कर्ष पर एक पेपर पब्लिश करते हुए कहा कि लाइट की वैक्यूम में एक तय स्पीड होती है और लाइट की स्पीड न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का पालन नहीं करती, यानी किसी फोर्स लगने से कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रेवल कैसे करती है, इसका जवाब देने मैक्सवेल ने एंशियंट ग्रीस के एक आइडिया को सामने रखकर कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जेली जैसे पदार्थ ईथर में ट्रेवल करती है जिससे पूरा स्पेस भरा हुआ है। लेकिन ये ईथर है क्या और इसे नापा कैसे जाए, मैक्सवेल इसका जवाब नहीं दे पाया और इस ईथर के बारे में जो जवाब मिलने वाले थे वो दरअसल और सवाल खड़े करने वाले थे। साल 1887 में जब आइंस्टाइन की उम्र 8 साल थी तब 2 अमेरिकन वैज्ञानिक एल्बर्ट एब्राहम माइकलसन और एडवर्ड विलियम मॉर्सले ने इस सवाल का जवाब देने की ठानी।
उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैक्सवेल के इक्वेशन ये दिखाते हैं कि लाइट एक निरंतर यात्रा करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो शायद ईथर की पहेली यहीं से सुलझ सकती है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस बनाया जो स्पेस में ट्रेवल करती हुई लाइट को मेजर कर सके। माइकलसन और मॉर्ले ने एक सिंपल लॉजिक लगाया कि समंदर में लहरों के विपरीत दिशा में तैरते हुए आदमी को ज्यादा समय लगेगा, वैसे ही लाइट को भी ईथर की विपरीत दिशा में यात्रा करने में भी ज्यादा समय लगना चाहिए। ये करने के लिए उन्होंने इंटरफेरोमीटर नाम के एक एपरेटस को बनाया जो लाइट की बीम को 2 भाग में विभाजित करती और फिर लौटते हुए दोनों बीम्स को एक कर देती। इस एपरेटस से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। अगर सचमुच ईथर है तो लाइट की एक बीम को दूसरी से वापस एपरेटस की तरफ पहुंचने में ज़्यादा देर लगना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। माइकलसन और मॉर्ले को लगा कि शायद वो कुछ गलती कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने 20 साल तक लगातार किए, लेकिन नतीजा एक ही निकलता कि लाइट की दोनों बीम एक ही समय पर इंटरफेरोमीटर में वापस पहुंचती। माइकलसन और मॉर्ले का यह एक्सपेरिमेंट फेलियर साबित हुआ, लेकिन विज्ञान की दुनिया के लिए ये फेलियर एक वरदान कैसे बना, वो हम आगे चलकर देखेंगे। मैनचेस्टर के बुक सेलर का बेटा जोसेफ जॉन थॉमसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर बना तो अक्सर उसके स्टूडेंट्स उसके बारे में ये कहते थे कि थॉमसन अपने ख्यालों में गुम रहते हैं, लेकिन मैथ्स के इक्वेशंस ऐसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लेते हैं जैसे कोई जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है। और जे थॉमसन ने 1897 में जादूगर की टोपी से खरगोश निकालने जैसा एक चमत्कार विज्ञान की दुनिया में किया। इसी साल थॉमसन ने दुनिया के सामने अपना बेहतरीन विचार पेश किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत छोटे पार्टिकल्स कैरी करते हैं। उसने इन्हें नाम दिया कॉर्पस्कल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत जल्द ये छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के नाम से पहचाने जाने वाले थे। विलियम क्रुक्स नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक ऐसी ग्लास ट्यूब का आविष्कार किया जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक टर्मिनल होते, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कैथोड और एनोड। जब इस ग्लास ट्यूब से सारी एयर बाहर निकाल दी जाती और इस वैक्यूम में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता तो पूरी ट्यूब जगमगाने लगती और इस तरह की करंट को नाम दिया गया कैथोड रेज। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वैक्यूम ग्लास ट्यूब में यात्रा कैसे करती है, ये एक पहेली बनी हुई थी और थॉमसन के मन में इस पहेली को सुलझाने का फितूर सवार हो गया। थॉमसन ने इसके जवाब में 2 हाइपोथेसिस सामने रखे। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज ले जाने वाले पार्टिकल्स का साइज एटम से भी छोटा है। दूसरा, ये पार्टिकल्स हर तरह की गैसेस में एक जैसे हैं। अपने हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उसे ये पता था कि रेज किरणों को मैग्नेट मोड़ सकता है। उसने करंट को क्रुक के ग्लास ट्यूब से एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर गुजारा, जिससे स्क्रीन पर एक लाइट की डॉट बनी। फिर उसने ग्लास ट्यूब को मैग्नेट के बीच में रखा, जिससे लाइट की वो डॉट नीचे की तरफ मुड़ गई। इस बात से थॉमसन समझ गया कि ये पार्टिकल्स हैं। थॉमसन एक्सपेरिमेंट्स करता गया। उसने ग्लास ट्यूब में गैसेस डालकर भी एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन नतीजा वही निकलता। उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स यही साबित कर रहे थे कि उसने एटम से भी बहुत छोटे पार्टिकल्स खोज लिए हैं। उसने इन्हें नाम दिया
प्राइमोर्डियल सब्सटेंस एक्स, आज इसे हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। फ्राइडे अप्रैल 29, 1897 के दिन रॉयल इंस्टीट्यूशन में जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे और अपनी खोज दुनिया के सामने रखा। लेकिन विज्ञान की दुनिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के विचार के लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं थी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे बिल्कुल नकार दिया, लेकिन ज्यूरिक में पढ़ने वाला 18 साल का एल्बर्ट आइंस्टाइन जे थॉमसन के इस खोज से हैरत में पड़कर इसके महत्व को ठीक ठीक समझ रहा था। 1867 का साल दुनिया बदलने वाली बहुत सी घटनाओं से भरा पड़ा था। इसी साल जर्मनी में जाने माने पॉलिटिकल फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब 10 कैपिटल का पहला वॉल्यूम पब्लिश कराया। उधर इंग्लैंड में माइकल फैराडे की मृत्यु हुई और अमेरिका ने रशिया से $7.2 मिलियन की कीमत पर अलास्का खरीदा। और ये वही साल था जब पोलैंड में मारिया स्कोदवस्का का जन्म हुआ। 15 साल की उम्र में मारिया ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। वह क्लास में फर्स्ट आई थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस वक्त के पोलैंड में औरतों को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता था। 1891 में मारिया पेरिस पहुंची, जहां विज्ञान के सहारे पूरे शहर की तस्वीर बदल चुकी थी। इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लैंप्स और नए बने आईफिल टावर का शहर पेरिस मारिया के लिए सपनों का शहर था, जहां उसका एक और सपना पूरा होने वाला था, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मारिया ने अपना नाम फ्रेंच भाषा में मैरी रखा और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में दाखिला ले लिया, जहां से उसने 1893 में फिजिक्स की डिग्री और 1894 में मैथ्स में डिग्री हासिल की। ये वही साल था जब उसकी मुलाकात अपने भविष्य के हस्बैंड और वैज्ञानिक साथी पियर से हुई। 1895 में दोनों ने शादी कर ली और अब उसे लोग मैडम क्यूरी के नाम से पहचानने लगे। उस समय की विज्ञान की दुनिया आंटवान आनरी बिकरेल के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रही थी। हुआ यूं था कि बिकरेल ने यूरेनियम के एक ट्यूब को फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क पेपर में लपेटकर धूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को कैप्चर करने रखा। बाद में जब उसने इसे अपनी ड्रॉवर में डाला तो अगले दिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अंधेरे ड्रॉवर में भी कुछ रहस्यमयी किरणों ने अपनी छाप फोटोग्राफिक प्लेट में छोड़ दी थी। जे थॉमसन के स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बिकरेल की खोजी हुई इन किरणों का नाम रखा अल्फा रेज। मैडम क्यूरी ने अपनी साइंस की डॉक्टरेट के रिसर्च के विषय में इन्हीं अल्फा रेज के अध्ययन को चुना। क्यूरी को लगता था कि अल्फा रेज यूरेनियम के एटम्स के अंदर से आ रही हैं, और अगर ऐसा है तो ज़रूर इन एटम्स के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। बहुत जल्द उसे ये भी पता लग गया कि इस तरह की किरणें सिर्फ यूरेनियम से नहीं बल्कि थोरियम से भी निकलती हैं। एलिमेंट से किरणों के निकलने के इस पूरे फिनोमिना को मैडम क्यूरी ने नाम दिया रेडिएशन। इस तरह के रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट्स की तलाश में मैडम क्यूरी और उनके पति पियर ने एक और एलिमेंट खोज निकाला जो यूरेनियम से 400 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था। इस एलिमेंट का नाम क्यूरी ने अपने देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा। लेकिन मैडम क्यूरी की तलाश यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसे तलाश थी रेडियम की, जो यूरेनियम के और पिच ब्लेंड से निकल सकता था। कड़ी मेहनत के बावजूद मैडम क्यूरी और पियर को कामयाबी नहीं मिली। पियर ने तो उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मैडम क्यूरी ने हार नहीं मानी। वो अक्सर रातों में भी काम करती, यहाँ तक कि पियर से बात करते वक्त भी सिर्फ एक ही वाक्य उसकी जुबान पर होता, रेडियम कैसा दिखता होगा।
मैडम क्यूरी और पियर की बेटी ईव ने अपने डायरी के पन्नों में इस वाकये को शानदार तरीके से पेश किया है। ईव ने लिखा, 1902 में 45 महीनों की मेहनत के बाद मेरी माँ ने एक नया सब्सटेंस दुनिया के सामने पेश किया जिसका नाम है रेडियम और जिसका एटॉमिक नंबर है 225। मेरी माँ की कड़ी मेहनत और जिद के सामने विज्ञान की ये पहेली टिक न सकी। रेडियम अब सचमुच में एग्जिस्ट करता है। यूरेनियम, पोलोनियम और रेडियम की रेडियो एक्टिविटी ये साफ दिखा रही थी कि एटम्स के अंदर कुछ रहस्यमयी प्रक्रिया चल रही है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप एनर्जी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहती है एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना खत्म की जा सकती है। तो फिर ये क्या हो रहा था? अभी विज्ञान को इस सवाल का जवाब मिलने में वक्त लगने वाला था। 1903 में मैरी और पियर ने नोबेल प्राइज जीता और 1911 में मैरी क्यूरी ने फिर से नोबेल प्राइज जीतकर दुनिया के आधी आबादी औरतों के लिए विज्ञान का दरवाज़ा खोलकर इतिहास रच दिया। पियर की 1906 में और मैरी की 1934 में मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के ऐसे बीज लगाए जो आज एक फलदार पेड़ बन चुके हैं। जर्मनी के फिजिक्स प्रोफेसर मैक्स प्लैंक ने साल 1900 में 42 साल की उम्र में विज्ञान की दुनिया की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझा दी। प्लैंक के पहले विज्ञान की दुनिया इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाती थी कि जलती हुई भट्टी जैसे जैसे गर्म होती है उससे निकलने वाली रोशनी पहले लाल, फिर पीली, फिर नारंगी कैसे हो जाती है। प्लैंक ने इसका जवाब खोजते हुए एक फॉर्मूला दिया जो ये बताता था कि कुछ गर्म ऑब्जेक्ट लाइट को एनर्जी के छोटे यूनिट्स में एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं। प्लैंक ने एनर्जी की इन यूनिट्स को नाम दिया क्वांटा, जिसे सिंगुलर फॉर्म में हम क्वांटम के नाम से जानते हैं। फिर भी प्लैंक को ये यकीन नहीं था कि क्वांटा सचमुच होते हैं। उस वक्त सारे वैज्ञानिक इस बात पर सहमत थे कि लाइट और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तरंगों के रूप में यात्रा करती है। 1803 के थॉमस यंग के प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट ने ये बात साबित कर दी थी कि लाइट वेव्स हैं। मैक्सवेल के इक्वेशन भी यही इशारा कर रहे थे, लेकिन लाइट एक ही वक्त में कंटिन्यूअस वेव्स, सतत तरंगें और एनर्जी के छोटे छोटे यूनिट्स यानी क्वांटा कैसे हो सकते हैं। प्लैंक ने आइजैक न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी थी, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक वक्त में दो तरह के नहीं हो सकते, लेकिन मैक्स प्लैंक का अपना ही फॉर्मूला इसके ठीक उल्टी बात कर रहा था। ये कहानी इससे भी ज्यादा हैरत में डालने वाली थी। उस वक्त विज्ञान की दुनिया इस बात की जरूरत नहीं महसूस करती थी कि किसी नए तरह की फिजिक्स की जरूरत है। लॉज ऑफ मोशन, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज ही यूनिवर्स में होने वाली हर घटना को समझाने के लिए काफी थे, लेकिन फिर भी एक पहेली बने रहती। मैक्सवेल के इक्वेशंस और न्यूटन के लॉज आपस में तालमेल नहीं बिठाते थे। एक पहेली ब्लैक बॉडी रेडिएशन की भी थी। कुछ सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब, जैसे मिरर लाइट की गुड रिफ्लेक्टर है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की परफेक्ट एब्जॉर्बर या रिफ्लेक्टर होती है, और इसी को सुलझाने के लिए प्लैंक ने एक इक्वेशन दिया जो ये ठीक बताता कि ब्लैक बॉडी से कितनी रेडिएशन
अलग अलग रंगों में निकलेगी, लेकिन प्लैंक का ये इक्वेशन ये मानकर चलता कि एनर्जी रेडिएशन वेव्स नहीं बल्कि क्वांटा है, और इसी बात ने प्लैंक को अपने ही इक्वेशन के बारे में संदेह में डाल दिया। इसे समझाने के लिए प्लैंक ने एक दूसरा रास्ता निकाला। उसने कहा कि ब्लैक बॉडी के अंदर मौजूद एटम्स ही वो रेजोनेटर्स हैं जो कि एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब कर रहे हैं छोटी छोटी क्वांटम यूनिट्स में। रेजोनेटर के इस आइडिया ने प्लैंक को मदद दी। अपने फॉर्मूला को ठीक करने के लिए प्लैंक ने कांस्टेंट यानी कभी न बदलने वाले नंबर का इस्तेमाल किया, जिसे आज हम प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। प्लैंक का ये फॉर्मूला लाइट के नेचर को बता रहा था, लेकिन उसे अब भी अपने क्वांटम आइडिया पर यकीन नहीं था। 14 दिसंबर साल 1900 के दिन मैक्स प्लैंक ने अपनी ये थ्योरी बर्लिन फिजिक्स सोसाइटी के सामने रखी। प्लैंक की थ्योरी इतनी उबाऊ थी कि कुछ लोग नींद में ऊँघने लगे, लेकिन एक नौजवान प्लैंक की ये थ्योरी ध्यान से सुन रहा था। उस नौजवान का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। 21 साल का आइंस्टाइन जब स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से साल 1900 में डिग्री लेकर निकला, तब दरअसल वह ज्ञान की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा था, जिसके निचले पायदान पर जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन, क्यूरी की रेडियो एक्टिविटी और मैक्स प्लैंक के क्वांटम आइडिया थे। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इन सब से कहीं आगे निकलकर विज्ञान की दुनिया का सबसे चमत्कारिक काम करने वाला था। आइंस्टाइन के लिए अनंत आकाश ही उसकी सीमा थी। अपनी पढ़ाई पूरी कर आइंस्टाइन ने बहुत से वैज्ञानिकों को नौकरी के लिए चिट्ठी भेजी, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड के अखबार में फिजिक्स के लिए ट्यूशन पढ़ाने का विज्ञापन भी दिया, लेकिन उसे सिर्फ 2 स्टूडेंट मिले। आखिरकार 1902 में आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई। ये एक 3rd क्लास क्लर्क की नौकरी थी, लेकिन चूंकि आइंस्टाइन को वैज्ञानिकों के इन्वेंशंस की जांच करके उन्हें पेटेंट देना होता, तो ये नौकरी उसे बड़ी पसंद आई। इसी साल आइंस्टाइन ने मिलेवा मार्क से शादी कर ली और बहुत जल्द एक बेटे का बाप बन गया। आइंस्टाइन का मन कल्पनाओं की उड़ान भरते हुए विज्ञान के सवाल पूछने में माहिर था, और पेटेंट ऑफिसर की नौकरी उसे अक्सर इतना समय देती कि वो अपनी कल्पनाओं में खोकर विज्ञान की गुत्थियां सुलझा सके। वो अक्सर लाइट की बीम पर बैठकर यात्रा करने की बात सोचता, कभी एटम्स के बारे में सोचता, कभी कैथोड रेस के बारे में। माइकलसन और मॉर्ले का असफल एक्सपेरिमेंट भी उसके दिमाग में घूमता। ईथर की पहेली भी उसे सोचने पर मजबूर कर देती। मैक्सवेल के इक्वेशन और प्लैंक के क्वांटम आइडिया उसके मन में कल्पनाओं के नए पंख लगाकर अनंत आकाश में उड़ते। साल 1905 में एक अनजान पेटेंट क्लर्क एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 5 साइंटिफिक आर्टिकल्स पब्लिश किए। शुरू में इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त बीतने के साथ 2 लोगों ने इन पेपर्स के बारे में बात करनी शुरू की। पहला था मैक्स प्लैंक और दूसरा था हर्मन मिन्कोस्की, वही टीचर जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को कॉलेज के दिनों में आलसी टट्टू कहा था। पहला आर्टिकल था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो ये दिखाता कि कोई मेटल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे लाइट एब्जॉर्ब करती तो उससे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। इसके लिए आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक के फॉर्मूला का इस्तेमाल कर यह दिखाया कि लाइट क्वांटा सचमुच में होते हैं। दूसरा और तीसरा आर्टिकल एटम्स के डायमेंशंस और लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के रैंडम मूवमेंट को समझाता था। इन दोनों पेपर से
ये साबित हुआ कि एटम्स सचमुच होते हैं। चौथा आर्टिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था, जो ये बताती कि फिजिक्स के लॉज यूनिवर्स में हर जगह एक समान हैं। इसमें आइंस्टाइन ने 2 फ्रेम्स की बात की है। पहला इनर्शियल फ्रेम, यानी जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रिलेटिव एक ही गति से चल रहे हैं और इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन हो और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं अप्लाई होता। ये आर्टिकल एक और बात कहती थी कि स्पीड ऑफ लाइट हर इनर्शियल फ्रेम में जब भी मेजर की जाए एक समान रहती है। ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। एक तेज गति से उड़ते हुए रॉकेट शिप में बैठकर या फिर अपने घर की कुर्सी में बैठकर अगर लाइट की स्पीड को कोई भी नापेगा तो वो दोनों ही स्थिति में एक समान ही होगी। इस निष्कर्ष से ये बात निकल कर आई कि अगर लाइट की स्पीड हर किसी के लिए समान है तो सिर्फ एक ही चीज बदल सकती है और वो है टाइम। बहुत तेज गति से उड़ते हुए रॉकेट में बैठे हुए व्यक्ति और अपने घर की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए टाइम भी अलग अलग बीतेगा। टाइम और स्पेस एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये बात मैक्सवेल के इक्वेशन से ठीक बैठती थी, जिसका सीधा मतलब था कि न्यूटन गलत था जब उसने एक ऐसे यूनिवर्सल टाइम की बात की जो हर ऑब्जर्वर के लिए एक है। 5वां पेपर चौथे का ही एक्सटेंशन था, जो ये कहता था कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं। बहुत छोटे मास को बहुत बड़ी एनर्जी में बदला जा सकता है। मैथ से इसे समझाते हुए आइंस्टाइन ने एक खूबसूरत और शायद सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन दुनिया को दिया, E = mc², जहां E एनर्जी, m मास और c वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। इसी के साथ आइंस्टाइन ने ईथर की थ्योरी को भी नकार दिया। आइंस्टाइन के ये साइंटिफिक आर्टिकल्स विज्ञान के जगत में क्रांति लाने वाले थे। ये क्रांति कोपरनिकस के बाद शायद सबसे बड़ी हलचल पैदा करने वाली थी। एक अदने से पेटेंट क्लर्क ने आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक को चुनौती दे दी थी। इन पेपर से आइंस्टाइन ने यूनिवर्स की पहेलियों को कुछ हद तक सुलझा दिया था। लेकिन ये पेटेंट क्लर्क सिर्फ यहीं रुकने वाला नहीं था। अभी उसके तेज दिमाग और काल्पनिक उड़ान भरने की क्षमता को दुनिया को हिला देने वाले कुछ और विचार सामने रखने थे। ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ता हुआ विज्ञान आइंस्टाइन तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी और सीढ़ियां बाकी हैं जिन पर चढ़कर विज्ञान मानव इतिहास के सबसे शानदार चमत्कार करने वाला था। इस कहानी से जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है विज्ञान कथा में।